हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर टेक नर्सिंग चैनल। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या ऐसे एमसीक्यूज जो जीपैट, एम्स, नर्सिंग, स्टाफ नर्सिंग, इवन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेडिकल फील्ड के आते हैं। ये ऐसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सेल और टिश्यू से आप एम्स में भी देख सकते हैं, नॉर्सेट में देख सकते हैं, ईएसआईसी में देख सकते हैं, आरआरबी में भी देखते हैं, स्टाफ नर्स में भी देखते हैं और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्लीज ये सारी चीजें मैं आपको हमेशा एमसीक्यूज देती रहूंगी। किसी नए टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, हम जरूर से जरूर इसका एमसीक्यू आप पे अपलोड करेंगे। साथ में हम कहेंगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर ट्रिक नर्सिंग चैनल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सेल, पहला एमसीक्यू। तो चलिए अब देखते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है सेल इज द, सेल है, सेल क्या है इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। सेल इज द, सेल है स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का, फंक्शन हमारे बॉडी का, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। अब बाबू सुनिए, हम बने किससे हैं? स्पर्म सेल, ओवम सेल, ठीक है। तो स्पर्म भी सेल है, ओवम भी सेल है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल से। हम बॉडी में जो भी काम करते हैं, मान लीवर वर्क करता है तो लीवर एक ऑर्गन है, एक सेल है, ठीक है। पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, तो हर एक ऑर्गन सेल से बना है। फंक्शन भी इसी की वजह से होता है। और हमारी लाइफ का शुरुआत, बेसिक यूनिट भी हमारी लाइफ की यही थी। तो इस हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर सारे लोग सही हैं तो सही आंसर कौन सा हो सकता है? सही आंसर हो सकता है ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। आंसर कौन सा? डी। तो राइट कौन सा है? डी। क्यों है ऑल ऑफ द एबव? ये स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। तो सेल इज द ऑल ऑफ द एबव आंसर रहेगा। दूसरा एमसीक्यू पूछा जाता है, हु इज नोन एज, कौन कहलाता है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी का फादर कौन कहलाता है? तो देखो, रॉबर्ट हुक, विर्चू, ल्यूनवेन हुक, स्लीडन। तो इसमें से बाबू रॉबर्ट हुक जो है वो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहलाते हैं, सेल बायोलॉजी के जनक कहलाते हैं रॉबर्ट हुक। उसके बाद आता है सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को पहली बार जो डिस्कवर किए थे वो है विर्चू, रॉबर्ट हुक, डार्विन, पॉस्चर। तो ये हर किसी को पता है कि सेल को पहली बार डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का था, बहुत छोटा सा सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक। अब आता है पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसा सेल का कौन सा कंपोनेंट होता है या ऐसा कौन सा पार्ट होता है, न्यूक्लियस या गोल्गी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, जो सेल का पावर हाउस होता है? तो बाबू जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को पावर देता है क्योंकि ये जनरेट करता है, ये सिंथेसिस कराता है एटीपी का। क्या कराता है? एटीपी की सिंथेसिस। एटीपी एक तरीके से एनर्जी है और इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब कहता है प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर, हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ जाके बनता है? क्या? प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है बाबू वो कहाँ पे सिंथेसिस होता है? लाइसोसोम। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम मतलब दो वर्ड से बना। लाइसो मतलब होता है सेल और सोम मतलब डाइजेशन, तो ये सेल डाइजेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम जो था वो एटीपी को फॉर्मेशन करता है, साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो देखो ऑलरेडी पता है न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए बनता है, सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या बोलता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम में। राइबोसोम में एटीपी जनरेट होता है, राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। बॉडी में कंट्रोल सेंटर सेल का कौन सा होता है? मतलब कि सेल को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा सेंटर होता है जो कंट्रोल सेंटर कहलाता है? तो इसमें है साइटोप्लाज्मा होता है या न्यूक्लियस होता है या माइटोकॉन्ड्रिया होता है या गोल्गी बॉडी। तो आपको पता है सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बहुत आसान है, सोचो कौन होता होगा जो सेल को कंट्रोल करता होगा? ऑफ कोर्स न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस जो होता है सेल में, वो सेल को कंट्रोल करता है। भाई न्यूक्लियस के अंदर हमारे होता है डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसी से हम जीन्स हर चीज होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल करता है। अगला है जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन, अब मैंने पहले बताया कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारे जीन्स होते हैं। अब कैसे जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है, तो कहते हैं आप अपना दीजिए कोई सैंपल, और आपके माता पिता जो भी हैं उस इंसान के सैंपल से लेकर हम देखते हैं उनका डीएनए मैच करता है या नहीं। तो डीएनए एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल पता कर देता है कि हम किसके वंशज हैं। ठीक, तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए आरएनए, वही होता है। ठीक, अगला होता है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होता है बाबू, वो दो नेचर का होता है। वो हमेशा याद रखना फॉस्फोलिपिड का होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, किससे बनता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक, तो प्रोटीन से केवल, कभी नहीं लिपिड से, नहीं कार्बोहाइड्रेट से, नहीं लिपिड एंड प्रोटीन, हाँ ये तो सही है, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड एंड प्रोटीन। आगे सुनो, कहता है सुसाइड बैग ऑफ सेल कौन सा होता है। ये क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन होता है जो सुसाइड बैग ऑफ सेल कहलाता है। तो बाबू हमेशा रखना है कि राइबोसोम तो एटीपी की सिंथेसिस करता है, पावर हाउस होता है। गोल्गी बॉडी वो भी अपने में व्यस्त ही है अपने वर्क में। और अगर देखा जाए तो सुसाइड बैग का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सेलुलर डाइजेशन, सेल डाइजेशन का हेल्प करता है। इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइड बैग ऑफ सेल कहलाता है। अगला है साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, कौन सा होता है जिसको बोलते हैं एटीपी प्रोडक्शन कराता है। भाई नॉर्मली आप जानते हो एटीपी मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी कहाँ बनती है, हमारे बॉडी में एटीपी एनर्जी कौन बनाता है, प्रोटीन कौन बनाता है, एनर्जी कौन बनाता है। तो हमने 10 बार बताया कि राइबोसोम हमारी बॉडी का जो होता है वो उसका मेनली काम ही होता है एटीपी की सिंथेसिस करना, ठीक है, और एनर्जी जनरेट करना, इवन प्रोटीन की सिंथेसिस करना, पावर हाउस ऑफ सेल, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे यहाँ एटीपी कौन जनरेट करता है, तो राइबोसोम। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी ह्यूमन की बॉडी में कौन सा ऐसा सेल होता है जिसको सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा कौन सा होता है, मसल सेल, नहीं नहीं, न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दो न्यूरॉन जुड़ा जुड़ा ऐसे ही होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो बहुत छोटा होता है, तो न्यूरॉन जो होता है लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है। फिर लार्जेस्ट सेल सबसे, ठीक, लार्जेस्ट सेल जो होते हैं बाबू वो कौन से होते होंगे, तो लार्जेस्ट सेल तो सबसे ज्यादा फेमस है, हर किसी को पता कि फीमेल में ओवम नाम का चीज पाया जाता है। ठीक है, ओवम सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन माना जाता है। फिर आता है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो कौन सा होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, क्या होता है बताइए, स्पर्म होता है या डब्ल्यूबीसी। तो अब एक ट्रिक याद रखना, मेल फीमेल में होता है ओवम, मेल में होता है स्पर्म। स्पर्म स्मॉल, सबसे स्मॉल सेल होता है हमारा स्पर्म, ठीक, और सबसे लार्जेस्ट, ये बोले सबसे बड़ा कौन सा होता है, ओवम। ठीक, इस तरीके से ना, ये मेल का सेक्स और फीमेल का है, ये मेल का सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल का है सेक्स ऑर्गन, ये किसका है, मेल का। ठीक, ये सबसे स्मॉल है, मेल सबसे छोटा होता है दुनिया में, फीमेल सबसे बड़ी स्तर पे मानी जाती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, 14वां क्वेश्चन आपका जो होता है विच ऑर्गेनिल पैकेज एंड सीक्रेट प्रोटीन, ऐसा कौन सा होता है ऑर्गेनिल जो पैक करता है और सीक्रेट करता है प्रोटीन को, मतलब कि प्रोटीन को कौन सीक्रेट करता है, तो लाइसोसोम, नहीं नहीं, वो सेल डाइजेशन का काम करता है मैम, ये नहीं हो सकता। ठीक, ये सुसाइड बैग नहीं हो सकता। अब बताओ कौन होगा जो ऑर्गेनिल जो पैक भी करेगा प्रोटीन को, सीक्रेट भी करता है, तो गोल्गी बॉडी बबू, गोल्गी बॉडी जो होता है ये बनाता है, ये पैक करता है, याद रखना, ये हमेशा सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम, ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस।
और हमारा जो गोल्गी बॉडी होता है वो गोल्गी बॉडी पेटस होता है, ये क्या करता है, इसी प्रोटीन को क्या करता है, पैक करता है एंड सिक्रेट करता है, ठीक है। अब आता है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, टिश्यू किस चीज से मिलता है, तो ढेर सारा बाबू सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। तो टिश्यू किसका होता होगा, सिमिलर सेल, एक जैसा सेल परफॉर्मिंग सेम एक्शन, एक जैसा काम करता होगा, तो ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, हमेशा याद रखना। और एक जैसा सेल एक जैसा काम करता है, मिला के बना देता है टिश्यू। अब भाई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर टिश्यू नहीं बनाता, ऑर्गन के अंदर ही टिश्यू होता है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर टिश्यू होता है, सेल होता है, बोन्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं। ठीक, तो यही होगा पहला। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 16वां क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, बेसिकली कितने टाइप के टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बताइए हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, तो बहुत अच्छे से पता है आपको, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। तो हमारी बॉडी में टोटल कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं बाबू, 4। हमेशा याद रखना, कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यू ऑलवेज थिंक कि मैम 4 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। तो देखो लिखा है 4, जाओ वहां क्लिक कर दो। फिर आता 17वां इपिथेलियल टिश्यू, मैंने बताया था कि अभी मैंने बताया आपको कितने टाइप की टिश्यू होती है, तो मैंने आपसे बताया था ना, इपिथेलियल स्किन, दूसरा बोला था मस्कुलर मसल्स को जोड़ने वाला, तीसरा बोला था कनेक्टिव कनेक्शन करने का बोन लिगामेंट को, चौथा बताया था नर्वस सिस्टम को चलाने वाला, यही टिश्यू होते हैं। अब बोलो, मैंने बोला इपिथेलियल टिश्यू क्या काम होता होगा। अब बताओ हमारी बॉडी में जो स्किन होता है बाबू, उसका क्या काम होता होगा। तुम्हारी बॉडी को देखो, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊपर है स्किन, ये ह्यूमंस का बॉडी है। सपोज मेरी हाइट आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, बट ये सपोज एक इंसान है, ठीक, ये हटा दीजिए, आई एम सॉरी। पर बताइए कि इंसान है, इसके ऊपर स्किन है, इसके ऊपर जो स्किन कवर है वो बताओ क्यों होता होगा। ऑफ कोर्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता होगा, हमारे बॉडी को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्शन सिकुड़ने के लिए बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सेक्रेशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का, ठीक। कंडक्शन बिल्कुल नहीं, सपोर्ट वाले केवल सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करता, प्रोटेक्ट भी कर रहा, सिक्रेशन कर रहा, ये सही आंसर होगा। अब अगला आंसर आता है, ब्लड इज क्लासिफाइड एज, ब्लड को किस तरीके से बांटा गया है, तो लिखा है ब्लड इज क्लासिफाइड एज, पहला है इपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव, चौथा नर्वस। इपिथेलियल स्किन के लिए होता है, मस्कुलर मसल्स के लिए, तो कनेक्टिव कनेक्ट करता है बोन लिगामेंट को, साथ में ये ब्लड को क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक, ये हो जाता है। आता है अगला, विच टिश्यू ट्रांसमिट इम्पल्स, ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो आप बताइए कि इम्पल्स कौन जनरेट कर सकता है, कनेक्टिव जो बोन लिगामेंट को, दो बोन को आपस में जोड़ता है, या जो कनेक्शन का काम कर रहा है, नहीं ना। नर्वस टिश्यू, भाई नर्वस टिश्यू में होता है नर्व सेल, मतलब कि हमारी बॉडी के नर्व सेल, नर्व न्यूरॉन जो होते हैं, और न्यूरॉन का काम होता है इम्पल्स को जनरेट करना और ट्रांसफर करना। तो कहीं ना कहीं नर्वस टिश्यू सही आंसर नहीं लग रहा आपको, टिश्यू को ट्रांसमिट करता है इम्पल्स, इम्पल्स जनरेट करवा रहा है ना, ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये हो गया नर्वस टिश्यू आंसर, ठीक। अब तो वॉलेंटरी मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, वॉलेंटरी मसल्स को और क्या नाम से जानते होंगे, देखो वॉलेंटरी मसल्स, तो हमारे जो बाबू स्केलेटल सिस्टम होता है, मतलब कि कंकाल तंत्र होते हैं, उनको वॉलेंटरी मसल्स के नाम से जाना ही जाता है। तो ये तो एकदम नॉर्मली बाहर से ही देखकर इंसान याद कर ले, ठीक। अगला क्वेश्चन जो होता है, जो बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो है विच सेल ऑर्गेनिल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनिल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अभी मैंने खुद ही बता दिया था कि सेलोलाइसोसोम, सेल डाइजेशन, तो हो गया लाइसोसोम, ठीक। अगला क्वेश्चन है द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल, सेल में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड,
अब इसमें प्लाज्मा प्लाज्मा जिसमें लिखा है तो इसका मतलब उसमें लिक्विड तो होता होगा। ठीक, इसका मतलब कोई एक प्लाज्मा में आंसर सही है, कोई एक प्लाज्मा वाला आंसर सही है। अब बताओ, या फिर ये भी हो सकता है या फिर इसमें ये भी हो सकता है। द पार्ट फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल, सेल मतलब साइटो मतलब सेल, साइटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सेल, तो सेल का फ्लूइड मतलब कि साइटोप्लाज्मा, साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, तो साइटोप्लाज्मा आंसर सही होता है। फिर आता है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी का कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब, नॉर्मली बात है डीएनए आरएनए न्यूक्लियस इन्हीं सब में क्रोमोसोम्स होते होंगे। ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जीन्स कौन सी है, जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमारे माँ बाप कौन है, किनसे हमारे अंदर कौन सा अनुवांशिकता मतलब क्या किस उनसे आया जो हम बन गए, हम लड़की है लड़का है। ठीक, ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम्स के होने चाहिए या होते हैं। 21 पेयर, 22, 23, 24, तो नॉर्मली भाई 23 पेयर होते हैं हमारी बॉडी में, 46 होते हैं टोटल क्रोमोसोम्स। ठीक, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल होता है जो पैकेजिंग सेंटर होता है, तो जो हमारी बॉडी के प्रोटीन को पैकेज करता हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि पैकेजिंग सेंटर है। तो अभी मैंने इसको बताया था गोल्गी बॉडी को पैकेजिंग करता है। अभी देखो ध्यान दो, मैंने अभी गोल्गी बॉडी के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया कि ये पैकेजिंग और सिक्रेट करता है किसको, प्रोटीन को। पैकेजिंग सेंटर जो होता है वो कौन सा होता है, गोल्गी बॉडी। अब आता आरएनए मेनली सिंथेसिस इन, आरएनए मेनली कहाँ सिंथेसिस होता है, आरएनए कहाँ बनता है, तो न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल्स में, वैक्यूल्स में, लाइसोसोम में। लाइसोसोम तो डाइजेशन का काम करता है, वैक्यूल्स वैक्यूल्स का सेंट्रियोल नहीं, न्यूक्लियस डेफिनेटली न्यूक्लियस में सेल आरएनए बनता होगा। ठीक, अब आता है डीएनए और आरएनए, मैंने पहले बताया था न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है बाबू। अगर डीएनए का नाम सुन लिए और आरएनए का नाम सुन लिए तो तुरंत खड़ाक से बोल दो भैया न्यूक्लियस है। ठीक, अब अगला था विच सेल लैक न्यूक्लियस, लैक्स न्यूक्लियस, ऐसा कौन सा सेल होता होगा जिसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, बाबू आरबीसी में होती है, ऐसे नॉर्मली याद कर लेना। ठीक है, अब आता है विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, क्या है, ऐसा कौन सा सेल है जो हमें इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकत के लिए, इवन कहो कि बाहर के कोई भी धूल मिट्टी जाता है फॉरेन मटेरियल उनसे लड़ने के लिए, ऐसा कौन सा सेल होता है जो हम लोगों को इम्यूनिटी देता है, ताकत देता है। तो आपको पता है अगर हमारी डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा कम ज्यादा होती है तो बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर वैंसर बीमारी उसके खून ज्यादा होने से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का काम डब्ल्यूबीसी देती है बाबू। ठीक है, अब आता है सेल डिवीजन इन बॉडी सेल, बॉडी में सेल डिवीजन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मतलब कि सेल डिवीजन जो होता है बॉडी सेल के, बॉडी सेल में बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसका सेल डिवीजन होता है, जो डिवाइड होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है या माइटोसिस के थ्रू होता है या फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है या फ्यूजन के थ्रू। तो बहुत माइटोसिस जो होता है ह्यूमन बॉडी में सेल डिवीजन उस तरीके से होता है। ठीक है, अब आता है मियोसिस होकर कहाँ होता है, अगर माइटोसिस होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो मियोसिस कहाँ होता है बाबू, तो मियोसिस जो होता है बाबू वो ना सोमेटिक सेल में होता है या मसल सेल में होता है कि इसमें जर्म सेल में होता है कि ब्लड सेल में। तो बाबू जो जर्म सेल होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस। माइटोसिस का होता है ये ह्यूमन बॉडी के सेल डिवीजन में होता है, जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। फिर बोलता है इपिथेलियल टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इपिथेलियल टिश्यू को और किस नाम से जानते हैं, तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, नहीं नहीं नहीं, क्लोजली पैक्ड सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके रखा है। फाइबर नाम से भी नहीं जानते, ब्लड वेसल्स के नाम से नहीं जानते। इपिथेलियल बाबू स्किन सेल को बोलते हैं, इंटीग्रोमेट्री को बोलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किया है और बांध के रखा है, तो क्लोजली पैक्ड सेल के नाम से जाना जाता है। अब बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस, ये इपिथेलियल टिश्यू का टाइप है बाबू। सिंपल इक्वेस स्क्यूमस इपिथेलियल इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, एल्वेओली ऑफ लंग में, कि हार्ट मसल्स में, कि टेंडन में। तो सिंपल स्क्यूमस जो होते हैं बाबू ये इपिथेलियल सेल हमारे लंग में पाया जाता है। अब हमारे लंग में भी बाबू कहाँ पाया जाता है, तो हमारा लंग है, जैसे हमारा लंग है सपोज, ठीक, तो हमारे लंग के अंदर बहुत से ऐसे ब्रांच निकले रहते हैं, इस ब्रांच में होते हैं बाबू अल्वेओली, क्या होते हैं, अल्वेओली। ये जो अल्वेओली होता है इसमें पाया जाता है, ये अल्वोली में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, अल्वोली ऑफ लंग।
अब आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे स्टमक में, पेट में, नहीं नहीं नहीं, ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है बाबू। कहाँ पाया जाता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। अब आता है सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो सिलिएटेड बाबू ये एक तरीके से ट्रैकिया में पाएगा भाई। हमारे जो ट्रैकिया होती है, जिनसे हमें विंड पाइप भी बोलता है, जैसे हवा जाती है, वो सिलिएटेड एपिथेलियल को वहां पाया जाता है। अब आप इपिथेलियम टिश्यू पढ़ोगे तो उसका पार्ट कहाँ पाया जाता है वो बहुत अच्छे से जान जाओगे। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू मेनली प्रोवाइड, कनेक्टिव कनेक्ट करता है बोन लिगामेंट, दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। तो एक तरीके से वो बाइंड कर रहा है, जोड़ रहा है। कंडक्शन का काम कर रहा है? नहीं। सिक्रेशन का नहीं, मूवमेंट का नहीं, बाइंडिंग एंड सपोर्ट का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन होता है जो सबसे अच्छा, ये सबसे ज्यादा यूज कर माना जाता, सबसे ज्यादा यूजफुल है? तो कोलेजन है, जो बोन को जोड़ता है, कोलेजन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक। बोन सेल को और किस नाम से जाना जाता है? बोन सेल, जो हमारे बॉडी में बोन है या वो सेल है, वो किस नाम से जाता है? तो वो बोन को बोलते हैं ऑस्टियो, क्या बोलते हैं? ऑस्टियो। आप कभी बोन को डॉक्टर को दिखाते तो कहते हैं ऑस्टियोलॉजी को दिखा दो ना। तो ओस्टियोसाइट जो होता है वो सबसे अच्छा बोन सेल कहलाता है। बोन सेल को क्या कहते हैं? तो ओस्टियोसाइट। ओस्टियो मतलब बोन। कार्टिलेज को क्या कहते हैं? तो देखो कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रो कहलाता है, कॉन्ड्रो। तो कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो कार्टिलेज कहलाता है। टेंडन कैसे कहलाएंगे? टेंडन मतलब कि दो जोड़ है। आप किसके किसको जोड़ते होंगे? जो टेंडन कहलाता है। लिगामेंट भी होता है, टेंडन भी होता है, बोन होता है। तो बाबू जब हम अपने मसल्स को बोन से जोड़ देते हैं, किसको? मसल्स को बोन से जोड़ देते हैं। जब मसल्स जुड़ जाता है बोन से तो उसको बोलते हैं टेंडन। ठीक। अब आता है लिगामेंट, किसको कहते हैं? अभी मैंने बताया कि टेंडन तो ठीक है, बोन मसल्स और बोन जुड़ा तो टेंडन। लिगामेंट जब अब दो बोन आपस में जुड़ जाते हैं क्या होता है? जैसे मान लो मसल्स बोन जुड़ गया तो क्या बोला? टेंडन हो गया। इसी तरीके से जब बोन बोन आपस में जुड़ते हैं तो इसको बोलते हैं लिगामेंट। ये देखो रोशन वेल्सन में बहुत क्लियरली मेंशन है, बहुत अच्छे से लिखा है, उसको पढ़ लेना था आप लोग को। ठीक। अब होता है कार्डियक मसल इज फाउंड इन, हमारा कार्डियक मतलब हार्ट, हमारे ह्यूमन हार्ट को बोलते हैं कार्डियक। याद रखना हमेशा, कार्डियक मतलब होता है हार्ट। कार्डियक अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक। ठीक। तो ये हार्ट को कहलाएंगे, एकदम क्लियर लिखा है। फिर कहते हैं स्मूथ मसल्स कौन सा होता है? ऐसा कौन सा मसल्स होता है जो बहुत स्मूथ होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ होते हैं, वॉलेंट्री स्कल्स होते हैं, और स्केलेटल सिस्टम के होते हैं तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। इनवॉलेंट्री बहुत स्मूथ होते हैं। ठीक। अब कहता है स्केलेटल मसल आर अटैच टू, हमें जो स्केलेटल मसल होता है, हमारे जो कंकाल तंत्र के मसल्स होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? तो हड्डियों से जुड़े रहते हैं बाबू। ठीक। फिर बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का सबसे फंक्शनल यूनिट क्या है? सबसे छोटी इकाई। फंक्शनल मतलब सबसे छोटी, और ये बोले सबसे ज्यादा फंक्शन करने वाली इकाई कौन सी? तो न्यूरॉन होती है बाबू। ठीक है। न्यूरॉन नर्वस सेल से, नर्व सेल से ही शुरुआत होता है नर्वस टिश्यू का। फिर आता है माइलिन शीथ ही हेल्प इन, माइलिन शीथ का कहाँ यूज होता है? देखो डाइजेशन में बिल्कुल नहीं, ये नर्वस टिश्यू का पार्ट है बाबू, याद रखना किसका पार्ट है? नर्व सेल का। नर्व सेल ये नर्वस टिश्यू का पार्ट है। डाइजेशन में काम तो नर्व सेल करता नहीं है। फास्टर नर्व कंडक्शन में बिल्कुल करेगा भाई, जितनी इंपल्स दे जनरेट करेगा। ब्लड क्लॉटिंग में बिल्कुल ये ब्लड का पार्ट ही नहीं, हार्मोन का पार्ट ही नहीं है, तो ये फास्टर नर्व कंडक्शन इसका सही आंसर है। फिर आता 46 न्यूरोगिलिया सेल। अब ध्यान देना, देखो आंसर याद करना, तैयार करना बहुत आसान है, मैं एक भी देख कर बता रही हूँ, नहीं मैं ऐसे बताती हूँ जो कनेक्शन करो, जुड़ने में समझ में आ रहा है। तो देखो न्यूरोगिलिया, ए न्यूरॉन का हो गया, न्यूरोगिलिया न्यूरॉन का हो गया, नर्व सेल का हो गया पार्ट। अब न्यूरॉन का पार्ट है, अब देखो ये आरबीसी प्रोड्यूस करता होगा? नहीं। सपोर्ट करता होगा न्यूरॉन को? बिल्कुल। अगर न्यूरोगिलिया तो सपोर्ट तो करेगा न्यूरॉन को। डाइजेशन करने में हेल्प करेगा? नहीं। हार्मोन में? नहीं। ठीक। अब आता है स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी क्या कहेंगे? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी। और किसी की स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, देखो ये सेल हो गया, ये क्या हो गया? टिश्यू हो गया, हिस्टोलॉजी। ये एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन होता है। ये सब एक ग्रीक वर्ड मान लो, ये बोलो बायोलॉजी वर्ड है जिसका मतलब अलग अलग होता है। फिर बोलता है स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। साइटोलॉजी दो वर्ड से बनता है, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी, तो ये दोनों को मिलाओगे तो स्टडी ऑफ
सेल। कहता है फिर विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग, ऐसा कौन सा ब्लड सेल होता है जो क्लॉट मतलब कि थक्का जलने में मदद करता है। वो आरबीसी जो होता है नहीं, रेड ब्लड सेल स्प्लीन में बनता है, स्प्लीन में खत्म होता है और हमारे रेड बोन मैरो में बनता है। और उसका काम होता है, लाइफ स्पेन उसका 120 दिन का होता है, उसका ये सब काम नहीं होता थक्का जमाने का। डब्ल्यूबीसी का भी काम नहीं होता। प्लेटलेट जो होता है बाबू हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट, उसका काम होता है क्लॉटिंग करना। ठीक। अब आता है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, मैंने 120 दिन पहले में बता दिया था, 120 दिन होता ही है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ से एमसीक्यूज कंप्लीट। और ये एमसीक्यूज जो होता है बाबू ये नाइपर जीपेट एमसीक्यूज है, या आपकी फार्मेसी एग्जाम होता है, कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उन सभी चीजों के लिए है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी चीजें नई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं हूँ या अनन्या है, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। बस आप एक कमेंट करना आपको पड़ेगा कि मैम अंजलि मैम ये अपलोड कर दीजिए, अंजलि मैम जरूर अपलोड कर देंगी। आप बस कमेंट कीजिएगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।